हाय एवरीवन, आज हम करेंगे मिडीवल हिस्टोरियोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक। हमने कॉलोनियल अप्रोच कर लिया था और उनका क्रिटिक कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद मेजर ट्रेंड्स एंड विल ट्राई कि हम सारे कवर कर लें। सो लेट्स बिगिन। मेजर ट्रेंड्स में बेसिकली आपके नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट अप्रोच आ जाती है एंड देन रिविजनिस्ट्स भी पढ़ेंगे हम, और उनके थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज़ और उनका क्रिटिक आ जाता है। जैसे कि मेजर एरियाज़ हैं उसके ऊपर हिस्टोरियंस का एक एग्रीमेंट रहा है, लेकिन कई ऐसे इश्यूज़ भी थे जिनके ऊपर हिस्टोरियंस डिफ़र करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट कॉज्ड ग्रोथ इन मिडीवल इंडिया, व्हाट वाज द जनरल डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द ग्रोथ ऑफ मिडीवल इंडिया। क्या वो जो प्रोसेस था वो 18th सेंचुरी में अंडरमाइन हो चुका था या फिर एक रीओरिएंटेशन हुई थी मैक्रो सर्कमस्टांसेस की बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस की वजह से रीओरिएंटेशन थी, कि ऐसा था कि सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से डिक्लाइन हो गई थी। तो बहुत सारे कंसिड्रेशंस थे जिसकी वजह से हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन होती है मिडीवल इंडियन इकोनॉमी की। और 3 इश्यूज़ हैं जिसके आसपास ये क्वेश्चन हमारा घूमता है। पहला है पीरियडाइजेशन, दूसरा है ट्रेंड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडीवल इंडियन इकोनॉमी, तीसरा है कि यूरोप का क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया पे। पहला ट्रेड के साइड में, ट्रेड के रेम में, और बाद में इंडियन इकोनॉमी की मार्जिनलाइजेशन में अंडर द स्वीप ऑफ यूरोपियन इम्पीरियलिज्म। तो जब इम्पीरियलिज्म शुरू हो गया था मिड 18th सेंचुरी में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे। तो ये जितने भी कंसर्न्स थे, इसकी वजह से एक हिस्टोरियोग्राफिकल डिवीज़न हो गई थी मिडीवल इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री की पिछले कुछ 50 सालों में, और 4 अलग अलग क्लस्टर्स बन गए थे। एक तो था जो अपनी स्टडी को ऑफिशियल पर्शियन रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड रखता था और उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर ही हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड रहती थी। फॉर एग्जांपल, ऐसे जो इसमें कि मिडीवल स्टेट की फिस्कैलिटी के बारे में क्वेश्चन था 13 से 17th सेंचुरीज तक। इस टाइप की हिस्टोरियोग्राफी में एक आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है कि जो मिडीवल इंडियन इकोनॉमी है वो एक अलग ही फील्ड है ऑफ स्टडी। सेकंड क्लस्टर जो था वो रिलाई करता था यूरोपियन लैंग्वेज आर्काइव्स के ऊपर, चाहे वो पोर्टुगीज़ ने लिखा हो, डच ने लिखा हो या इंग्लिश ने लिखा हो, और उन्होंने फोकस इस बात पे किया कि जो इंडिया का जो ओवरसीज ट्रेड था या फिर यूरोपियन कमर्शियल एंटरप्राइज जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता था, उसका जो नेचर था 15 से लेके 18th सेंचुरी में, उसका पैटर्न क्या था। और ये जो हिस्टोरियोग्राफी है ये यूरोप और इंडिया के बीच में जो इंटरफेस रहा है उसके डिस्टिंक्टिवनेस के ऊपर बहुत ज़ोर डालती है अर्ली मॉडर्न पीरियड में। तीसरा क्लस्टर जो था वो बात करता है रीजनल इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में, जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड थी। स्पेशली वेस्टर्न इंडिया की एरिया को फोकस में रखा था, और इस हिस्टोरियोग्राफी में स्टेट और रीजनल इकोनॉमी की रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। चौथा क्लस्टर जो था वो अपने आप को इस क्वेश्चन पे फोकस रखता था कि मुग़ल इंपीरियल इकोनॉमी जो थी वो ब्रेकअप हो गई थी। उसके बाद इंडिया जो है वो एक कॉलोनियल इकोनॉमी के टुवर्ड्स ट्रांजिशन होती है 18th सेंचुरी में। तो उसका चौथे क्लस्टर का फोकस यही रहा है। इसके डोमिनेंट कंसर्न क्या थे कि टैक्स बर्डन कैसा रहा था, नेचर कैसा था टैक्स का, नए रिजीम ने किस तरीके के टैक्सेस लगाए थे, किस तरीके से इम्पोज किया टैक्स को, या फिर इंडियन इकोनॉमी की रिटार्डेशन बढ़ती गई नई डिस्पेंसेशन में कि नहीं। तो अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रिंसिपल अप्रोचेस की बात करते हैं, जिसमें हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने अपने अपने क्वेस्ट ढूंढ लिए थे कि मिडीवल इकोनॉमी को हम इन तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, और फिर इनको 3 स्कूल्स में हम क्लब कर देंगे। तो पहला एनालिटिकल जो पैराडाइम था जो सबसे लंबे ड्यूरेशन के लिए चला है, उसको हम बोलते हैं नेशनलिस्ट। दूसरा जो था उसको हम बोलेंगे मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क। तीसरा रिविजनिस्ट अप्रोच थी। तो सबसे पहले आता है आपका नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन जो थी वो हमारी 19th सेंचुरी के टाइम पे इमर्ज होती है, और ये एक इम्पीरियल या फिर कॉलोनियल कंस्ट्रक्शंस जो थे कि कॉलोनियल में हमने पढ़ा है कि मिडीवल इंडियन इकोनॉमी को बड़ा स्टैगनेंट माना जाता है और बड़ा अनचेंजिंग ईस्ट के नाम से उन्होंने हमें रेफ़र किया था। तो इसके क्रिटिसिज्म में नेशनलिस्ट्स ने अपनी राइटिंग्स लिखी थी, और इसका मेन कंसर्न ये है कि पैन इंडियन यूनिफाइड नेचर वो हमने इस्टेब्लिश करना है मिडीवल इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में।
इसके अंदर एक तो ये स्टिमुलस था कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी जो कि मिडीवल इंडियन रूलर्स ने प्रोवाइड करी थी, पर्टिकुलरली मुगल स्टेट जो था वो कंसोलिडेटेड था अंडर मुगल राज, ठीक है। एक ये पॉइंट था। दूसरा था रिच नेचुरल रिसोर्सेज थे कंट्री के अंदर। तीसरा कि इंडियन प्रोड्यूसर्स जो थे वो प्रोडक्टिव थे। तो इस वजह से नेशनलिस्ट ने आर्ग्यू किया कि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं मिडीवल या फिर अर्ली मॉडर्न पीरियड में, उनकी एक यूनिक पोजीशन थी, उन्होंने एक यूनिक पोजीशन दे दी थी इंडिया को। और नेशनलिस्ट स्कूल ने इस बात पे भी एम्फसाइज करके रखा कि कॉम्पोजिट या फिर यूनिफाइड या फिर एक डायनामिक नेचर था इंडियन इकोनॉमी का मिडीवल टाइम पे या फिर प्री कॉलोनियल टाइम पे। और इसका जो डिमाइज आता है वो तब आता है जब कॉलोनाइजेशन शुरू हुई, जब अंग्रेज़ी राज हमारी कंट्री में शुरू हुआ। तो बेसिकली नेशनलिस्ट ने ये बोला कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुई है। अगर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ना होती तो इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस में ट्रांजिशन हो चुका होता। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस में मेजर वर्क जो है वो वैसे तो बहुत सारे लोगों का रहा है, लेकिन हमारे इकोनॉमिक नेशनलिज्म का भी एक पार्ट माना जाता है दादा भाई नारोजी की पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक्सपोज कर दिया था कि कैसे इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ किया है इंडिया से। तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अपना एक्सप्लॉयटेटिव इम्पैक्ट के बारे में ये बुक बताती है। लेटर ऑन जाके आर.सी. दत्त ने भी लिखा। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट थे जिन्होंने कॉलोनियल रूल को एक्सपोज किया फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी जो हिस्टोरियोग्राफी है वो है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है ना, हर एक इंसान की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उनके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, और किसी भी एक इंसान, दो इंसान के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो मैच नहीं करते। इसी तरीके से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी रही है। एक सेक्शन ऐसा था जो नेशनलिस्ट के साथ बिल्कुल अग्री करता था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थी 16-17 सेंचुरीज़ में इंडिया की, वो अगर उसको बढ़ने दिया जाता और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन में ना, मतलब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो है हमें कॉलोनाइज ना करते, तो हम एज अ कंट्री इंडिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वर्ज पर स्टैंड करता था। लेकिन जो ये दूसरे एक मार्क्सिस्ट का स्कूल है वो इस बात से अग्री नहीं करता, क्योंकि ये जो थिंकिंग है ये बहुत ही सिंपलिस्टिक थिंकिंग है। ये यूनिटरी व्यूज़ देती है, मतलब एक ही साइड के बारे में दिखाती है मिडीवल इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि एनालिटिकल डिस्पेंसेशन जो थी इस पीरियड की, इन दोनों की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो नेशनलिस्ट के साथ हैं और जो दूसरे हैं, इनकी एनालिटिकल डिस्पेंसेशन जो थी वो सेम नहीं थी। इंस्टेड जो दूसरा ब्रांच है वो ये बोलता है, ये आर्ग्यू करता है कि हमारा जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है मिडीवल इंडिया की, ये हमारे कंट्री के एक्सप्लॉयटेशन पे बहुत बड़ा चैप्टर है। इन द सेंस के जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स थे वो डबली डिस्पोटिक सिस्टम का शिकार थे। यहाँ पे ये जो फ्रेज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने आंसर्स में भी इसको यूज़ करना है। डबली डिस्पोटिक सिस्टम का मतलब क्या है? डेस्पोटिज्म तो है, लेकिन दो तरफ से डेस्पोटिज्म है, मतलब एक इंसान बीच में खड़ा है, उसको दोनों तरफ से खंजर पड़ रहे हैं। पहली कि पॉलिटिकल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, दूसरा यूजरस मर्चेंट कैपिटल। इन दोनों ने मिलके हमारे प्रोड्यूसर को लूटा, एक्सप्लॉइट किया। ये दोनों ही चीज़ें जो थी, इन दोनों की वजह से इंडियन प्रोड्यूसर जो था उसका अपनी वाइटैलिटी जो था, मतलब उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, जो उनका ग्रो करने का कैपेसिटी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि इन दो रीजंस की वजह से लैंडेड एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटिकल जो इनका कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिक्स और लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का कॉम्बिनेशन, प्लस यूजरस मर्चेंट कैपिटल, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनमें से यूजरस क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं ना। यूजरी क्या होती है? यूजरी का मतलब है कि मैंने किसी को पैसे दिए हैं 100 रुपये, और मैं उससे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मांगती हूँ कि मैंने तुझे 100 रुपये दिए तो 80% तो मुझे वापस देगा, 180 रुपये मेरे को मोड़ के देगा। तो ये यूजरस मर्चेंट मनी लेंडिंग होती है। तो इसी तरीके से मर्चेंट कैपिटल भी इतना ही एक्सप्लॉयटेटिव था। तो ये दो चीज़ों ने हमारे प्रोड्यूसर को ग्रो नहीं होने दिया और उसको अनप्रोडक्टिव कर दिया। उसका जो सरप्लस था बहुत ज़्यादा, उस सरप्लस को अप्रोप्रिएट कर लिया
और इनॉर्मस वेल्थ जो थी अनप्रोडक्टिव पर्पसेस में लगा दी। नहीं तो किसान क्या करता, या कोई भी आर्टिजन क्या करता, वीवर क्या करता? अगर उसके पास सरप्लस मनी कलेक्ट होता तो वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता आगे ग्रोथ में। जैसे कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो अगर मुझे इससे अर्निंग होती है, मैं एक अच्छे क्वालिटी का माइक खरीदूँगी। अगर माइक होगा तो मेरी वीडियोस की क्वालिटी बेटर होगी, है ना। तो मतलब हम सारे अपनी ग्रोथ के लिए किसी ना किसी अपनी अर्निंग्स को किसी ना किसी अच्छी ग्रोथ वाली चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उससे हमें और फ़ायदा हो और हमारी बिजनेस है या कोई भी चीज़ है वो ग्रो करे। तो अनप्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर राजे महाराजों ने और मनी लेंडर्स ने या फिर अंग्रेज़ों ने, इन लोगों ने पैसा लगाया। तो जो कंजम्पशन फंड था मिडीवल रूलिंग क्लास का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अपनी लग्जरी के लिए, और ये अचीव प्रोडक्टिव पोटेंशियल से होता था। हमारी कंट्री की प्रोडक्टिव पोटेंशियल के थ्रू ये सारा का सारा लग्जरी जो है राजे महाराजे एंजॉय कर पाते थे। तो बेसिकली हो क्या गया, इट वॉज जस्ट लाइक किलिंग द गूज दैट लेड द गोल्डन एग। मतलब सोने के अंडे देने वाले मुर्गे को मार दिया। सोने के अंडे देने वाले मुर्गे कौन थे? कॉमन मैन, किसान, पेजेंट्री, वीवर, आर्टिजन। इन्होंने ही हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना था। इनकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होनी थी, अर्बनाइजेशन होनी थी, सिटी एक्सपैंड करनी थी, कॉम्प्लेक्स हो जाती इकोनॉमी और ग्रोथ करती, कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट बनता और ज़्यादा इंडस्ट्री लेड डेवलपमेंट होती, पर वो नहीं हो पाई। इसीलिए ये जितने भी इंडाइसेस हैं जो कि इस सेंस में देखे जाते हैं कि इकोनॉमिक वाइटैलिटी के सिम्टम्स होते हैं, ये हिस्टोरियंस ने बहुत ही ट्रांजिटरी व्यू के साथ देखा और इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू अचीव हो पाए ऐसा जो था पॉसिबिलिटी हिस्टोरियंस को नहीं मिली। फिर 18th सेंचुरी आता है और कॉलोनियलिज्म आ जाता है। कॉलोनियलिज्म से क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर मतलब ये जो कॉलोनिस्ट थे इन्होंने प्रे किया हमारी इकोनॉमी के ऊपर, इन्होंने शिकार किया हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और इसी सेंस में हमारा जो इंटरनल स्टैटस था, इसका मतलब ये है कि जो एक बैलेंस होता है ना किसी भी इकोनॉमी का, हमारी कंट्री का, या फिर हम इससे भी छोटा एक यूनिट ले लेते हैं विलेज। तो विलेज की एक सेपरेट इकोनॉमी होती है, बैलेंस होता है। वहाँ पे मान लो कोई इंडस्ट्री खुल जाए तो एक बारी के लिए बैलेंस हिलेगा एंड फिर धीरे धीरे स्टेबल होगा, या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ से इंडस्ट्री उखड़ जाए तो उसका बैलेंस हिल जाएगा। तो हम एक्सप्लॉयटेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम ये जो नेगेटिव कॉनोटेशन वाला एग्जाम्पल है ये इस पर सेट बैठता है, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अच्छा काम खास किया नहीं था। एंड इससे क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स की जो मिजरी है वो बहुत ज़्यादा और भी बढ़ गई, क्योंकि जब अंग्रेज़ आए थे हमें ये भी पता है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आ गया था और हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी किसान की वो और ज़्यादा लूज़ हो गई, क्योंकि सोचा तो ये था कि अगर परमानेंट कर देंगे सेटलमेंट और रेवेन्यू को ही परसेंटेज जो है टैक्स का वो परमानेंट कर देंगे तो कुछ ना कुछ हिस्सा बचेगा जो कि मनी लेंडर या फिर जो ज़मींदार है वो अपने किसानों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इन्वेस्ट करेगा। पर ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि जो ज़मींदार था वो भी इन टर्न बहुत ज़्यादा सख्त कर लेता था, जितना भी सरप्लस था वो ले लेता था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ले लेता था और आगे अंग्रेज़ को देता था अपना पोर्शन बचाने के बाद। तो रिलेटिव टर्म्स में कुछ नॉवेल्टीज़ तो इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसे कि यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है, न्यू लैंड टैक्स सिस्टम आ गया था। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में भी हमने पहले जिक्र किया था, जो दादा भाई नारोजी ने अपनी बुक में लिखा था। तो इन चीज़ों की वजह से इंडिया जो है वो एक वन साइडेड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रिब्यूट के फॉर्म में निकल के आया कि एक अंग्रेज़ी सरकार है और हमने बस इसको ट्रिब्यूट देनी है, चाहे वो लैंड टैक्स सिस्टम से हो, चाहे वो हमारी वेल्थ को ड्रेन करके इंग्लैंड में लेके जाने वाले तरीके से हो। सो इन अदर वर्ड्स, जो नेशनलिस्ट विजन था मिडीवल इंडियन इकोनॉमी का वो ये था कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम तो था लेकिन उसके बीच में एक ग्रोथ भी थी। फिर मार्क्सियन फ्रेमवर्क आता है, वो बोलता है कि ये बड़ा ही फ्रैक्चर्ड प्रोसेस था, इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ तो थी लेकिन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी। जैसे कि हम आज भी पढ़ते हैं कि हमारा जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बड़ा ही अनईक्वल है हमारी कंट्री में आज की डेट में भी।
10% पॉपुलेशन जो है वो 90% ऑफ द वेल्थ होल्ड करती है। तो इसी तरीके से पहले भी था, और अगर हम कंपेयर करके देखें तो तब में और आज में शायद बहुत ही कम फ़र्क होगा इन द सेंस ऑफ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सो बैक टू मार्क्सियन फ्रेमवर्क। ये कहते हैं कि जो पैरासिटिकल रूलिंग क्लास थी, जैसे कि कॉलोनियल विजन ने भी ये बोला था कि पैरासाइट की तरह रूलिंग क्लास जो थी वो एग्जिस्ट करती थी पेजेंट के ऊपर, या फिर एग्रीकल्चर क्लास, या फिर वर्किंग क्लास के ऊपर। तो वो रेवेन्यू असाइनमेंट की फॉर्म में पैरासिटिकल नेचर परफॉर्म करती थी। कैसे? रेवेन्यू असाइनमेंट हमें मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम में मिलते हैं, जिसमें वो जाते हैं अपने रीजन में, उनका जो रेवेन्यू उनको असाइंड होता है वहाँ से किसानों से बहुत हाई रेट ऑफ टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो किसान के पास इतना कुछ बचता ही नहीं है कि वो अपने सब्सिस्टेंस के अलावा कुछ और कर पाए और कहीं और इन्वेस्ट भी कर पाए। तो जो बाकी बचा हुआ जो पैसा था वो मर्चेंट कैपिटल की फॉर्म में वो सिफन ऑफ हो गया। वो रेवेन्यू अप्रोप्रिएटिंग सिस्टम के साथ में ही लगा हुआ, अपेंडेज की तरीके से लगा हुआ एक मर्चेंट कैपिटल सिस्टम था, जो डबल तरीके से किसान को या नॉर्मल आदमी को सख कर रहा था। और ये मर्चेंट कैपिटल क्या होती है? एक जगह से हमने सस्ता सामान उठाया और दूसरी जगह पे हमने बेच दिया, महंगा बेच दिया। तो ये जो हिस्टोरिकल एनालिसिस है, इस वर्जन में जो प्राइम मूवर है इकोनॉमी का, वो प्रोडक्टिव सिस्टम नहीं था, इट वॉज नॉट द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन जिस तरीके से सरप्लस कलेक्ट किया जाता था स्टेट के थ्रू और रूलिंग क्लास के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, वो था मूवर ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा, कमर्शियल ग्रोथ विच अकर्ड इन मिडिवल इकोनॉमी वॉज टिपिकली ऑफ अ फोर्स्ड नेचर, क्योंकि ये फोर्स्ड नेचर का ही हुआ ना कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे सामान ले लिया और डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है वो सिर्फ रूलिंग क्लास में हो रही है जो प्रोड्यूसर नहीं है। तो ये तरीके, इस तरीके की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फोर्स्ड तरीके की होगी ना। तो कमर्शियल ग्रोथ भी उसी सेंस में फोर्स्ड तरीके से ही हो रही है, क्योंकि किसान या आर्टिजन या हैंडी क्राफ्ट्समैन वो अपने लिए तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो तो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, वो इनोवेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फोर्स्ड नेचर की कमर्शियल ग्रोथ थी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थी। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये 1960s में प्रपोज हुआ था, और ये इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस जो हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करते हैं, इस टाइप के आर्ग्यूमेंट को। ये माना भी जाता है कि हाँ बिल्कुल करेक्ट आर्ग्यूमेंट है, डिस्पाइट द मेजर डिफरेंसेस जो कि नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफीज में रही हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कॉमन ग्राउंड ये दोनों ब्रांचेस ने अचीव किया है। पहला तो ये है कि एक कंप्लीट एग्रीमेंट हमें सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ मिडिवल इंडियन स्टेट की मिलती है। दोनों मानते हैं कि हाँ जो इंडियन स्टेट है वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड नेचर का था और हब था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। ओके, दूसरा एरिया ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? जो मिडिवल इकोनॉमी है वो एक एक्सपैंडिंग इकोनॉमी है। कैश का यूजेज बढ़ गया था और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम भी बढ़ा था। तीसरा कॉमन ग्राउंड ये है कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन करता है 18th सेंचुरी में, तो एक डीप डिसजंक्चर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो और जगह पर उसका स्पिल ओवर होता है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसका स्पिल ओवर एक नेगेटिव सेंस में पूरी जगह पे फैल गया, एक केओस की फॉर्म में, एक एनार्की की फॉर्म में। तो इससे क्या हुआ? इकोनॉमिक रिग्रेशन भी आनी शुरू हो गई। तो ये जो स्टेट की सेंट्रलिटी है ये एक फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन की थीसिस बताती है, क्योंकि अगर स्टेट सेंट्रल स्टेज लेता है तो स्टेट को जो ज़रूरतें हैं उसी तरीके से पैदावार होगी। रूलिंग क्लास को जो चीज़ें पसंद है वो ही पैदा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर रूलिंग क्लास को शेरवानियाँ डालना पसंद है तो लग्जरी फैब्रिक आएगा, लग्जूरियस अटायर तैयार होंगे। अगर रूलिंग क्लास को जूल्स पसंद है डालने तो उसी तरीके से कमर्शियल फोर्स्ड तरीके की कमर्शलाइजेशन होगी। तो वर्किंग क्लास जो था वो ड्राइविंग फोर्स नहीं था, बट द सेंट्रलिटी ऑफ स्टेट सजेस्ट्स कि फोर्स्ड कमर्शियल थीसिस थी, जो रूलिंग क्लास की नीड थी वो पैदा होता था। अगर वेपनरी की ज़रूरत है तो वेपन पैदा होगा। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इकोनॉमिक रिटार्डेशन के फॉर्म में डेवलप होता है कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो उन्होंने जब जो कॉलोनियलिस्ट्स ने ये बात बोली तो उन्होंने एक
इस सेंस में बोली कि हमारा जो इकोनॉमी था, आपका जो इंडियंस की जो इकोनॉमी थी प्री कॉलोनियल टाइम में, मिडीवल टाइम में, ये बहुत ही रिटार्डेड तरीके की थी और बैकवर्ड्स ले जाती है मिडीवल इंडियन इकोनॉमी को। और फिस्कल रिक्वायरमेंट्स जो थे मिडीवल इंडियन स्टेट के, उसके ऊपर ही टाइम की इकोनॉमी बेस्ड थी। तो ये आर्ग्यू तो किया जाता है कि जो मिडीवल स्टेट है उन्होंने 40% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो रेवेन्यू की फॉर्म में कलेक्ट कर लेते थे। बहुत ज़्यादा पेमेंट जो थी वो कैश की फॉर्म में होती थी और इससे क्या होता था, इनक्रेडिबली हाई प्रोपोर्शन जो था कंजम्पशन फंड का वो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी में ही रहता था। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है वो सर्कुलेट किस में होएगी, रूलिंग क्लास में होएगी और वो कंजम्पशन की फॉर्म में होएगी। इससे एक्सचेंज भी होगा, मोनेटाइजेशन भी होगी, मार्केट भी चलेगी और कैश का नेक्सस भी क्रिएट होगा। क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है ना, आज के फॉर्म में, आज के डेट में भी अगर हम किसी इकोनॉमिक प्रोसेस को समझे तो मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है, मान लो अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, अगर उनको कोई कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ चाहिए तो वो एक्सचेंज स्टिमुलेट होगा ना, क्योंकि जो वर्किंग क्लास है वो उसको प्रोड्यूस करने में लग जाएगी। तो एक तरीके से एक्सचेंज स्टिमुलेट होगा। अगर प्रोड्यूस करने लगेगी तो मोनेटाइजेशन भी तो होगी ना, क्योंकि जब एक्सचेंज होएगा तो पैसे की नीड भी आएगी, पैसे की नीड आई तो मार्केट भी डेवलप होएगी, मार्केट डेवलप हुई तो एक पूरा कैश नेक्सस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की जो इकोनॉमी है इसको हम फोर्स्ड नेचर की बोलते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। However, the nature of commercial growth was of an enforced kind since the extraction of revenue occurred through the use of non-economic coercion, mainly by political compulsion. अब अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि उनको मेरी शॉल चाहिए, तो शॉल बनाने के लिए वो कपड़ा वुलन, चाहे वो पश्मीना हो चाहे कोई और हो, फिर उसके ऊपर किस थ्रेड से काम करना है, अलग अलग लोग इन्वॉल्व होंगे, ट्रेड का नेटवर्क स्टार्ट होगा, एक नेक्सस बनेगा कैश का। लेकिन ये पॉलिटिकल कंपल्शन हो गई है क्योंकि रूलिंग क्लास ने ऐसा बोल दिया, राइट। तो इससे दो कॉन्सिक्वेंस, ये जो एग्जांपल है ये बहुत सीरियसली नहीं लेना है, ये मैं सिर्फ बेसिक तरीके से समझा रही हूँ। तो दो कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होते हैं। फर्स्ट ये कि जो मर्चेंट कैपिटल है वो डेवलप हो ही नहीं पाएगी अपने इंडिपेंडेंट बेसिस पे, क्योंकि वो हमेशा रूलिंग क्लास की कंजम्पशन के ऊपर ही डिपेंडेड रहेगी। दूसरा, टैक्सेशन का बहुत हाई बर्डन जो था, उसकी वजह से जो कल्टीवेशन की ग्रोथ हो सकती थी, सुपीरियर क्रॉप्स आ सकती थी, वो अब नहीं आ पाएगी। इससे क्या हुआ कि कंट्री साइड जो है वो इम्पोवरिशमेंट में चला गया, गरीब हो गया। रूरल साइड जो है उनकी ग्रोथ हो ही नहीं पाई, वहाँ पे अर्बन लाइफ आ ही नहीं पाई, सिटी लाइफ डेवलप ही नहीं हो पाई। एक और सिग्निफिकेंट फॉलआउट क्या है हाईली एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम का, स्ट्रक्चरल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं हो पाई। इकोनॉमिक सिस्टम एक रूडिमेंट्री से हायर लेवल पे या फिर कैपिटलिस्टिक लेवल पर पहुंच ही नहीं पाया। मतलब कि हम एक रॉ मटेरियल को उगाने वाले कंट्री बनकर रह गए थे, हम कैपिटलिस्टिक लेवल पर जा ही नहीं पाए, प्रॉफिट मेकिंग में आ ही नहीं पाए। हमने सब्सिस्टेंस लेवल पर ही काम करना जो शुरू किया था, हम उसी लेवल पर रहे। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, एक फोर्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रक्चरल ग्रोथ होगी ही नहीं। स्ट्रक्चरल ग्रोथ कब होती है? जब हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड अगर बनाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा, राइट। अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है तो अगर हम उसको सर्विस सेक्टर ड्रिवन बनाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंज हो ही नहीं पाया। सो मर्चेंट कैपिटल जो कि एक बहुत इनॉर्मस प्रेजेंस रखती थी इकोनॉमी में, अब ये वॉश अवे हो जाएगा मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ। अब हुआ क्या कि बहुत ही पैराडॉक्सिकल सी चीज़ हो गई है कि कॉलोनियल एम्पायर था, कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे एंड देन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। इनके बीच में जो थी बहुत बड़ी रिफ्ट थी, क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेशन सेम नहीं थी। लेकिन जब हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो पैरासिटिज्म वाला कॉन्सेप्ट है या फिर रूलिंग क्लास की फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है,
वो जाके कन्वर्ज हो रहा था मोरलैंड के 1920s वाले व्यू पॉइंट से, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक पैरासिटिकल रूलिंग क्लास थी जिसने फार्मर्स की या फिर प्रोडक्टिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को की कैपेसिटी को वॉश अवे कर दिया था। तो यहाँ पे एक कन्वर्जेंस देखने को मिलती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू।